तो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हर साल सवाल आते हैं किसी भी एग्जाम में। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के अंदर फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आता है। कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेंगे कि आपको कोई भी फंडामेंटल राइट दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट किस चीज़ के लिए है, या जो फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन है वो दे दी जाएगी, पूछ लेंगे ये किस आर्टिकल के तहत आता है। आर्टिकल 12 के तहत आता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, कोई भी आर्टिकल हो सकता है जो उस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो आज हम वो सब बेसिक्स पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स की। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका जो सिंपल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि इस आर्टिकल के साथ क्या है, या जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो सब आपके आर्टिकल्स के फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सब हो जाएंगे। तो इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी रखे गए हैं कि जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, और मेंस के लिए भी सवाल लिखा गया है कि मेंस में इसमें से सवाल किस तरह से बन सकता है। तो सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे एमसीक्यूज भी दिखें और जो भी मेंस का सवाल है वो भी दिखे। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक क्विज़ टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें फ्री क्विजेज आती हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। गाइस, बताना चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या सवाल बन सकते हैं। इन सवालों के उत्तर जो हैं, जब हम ये वीडियो पूरी देख लेंगे, लास्ट में हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे अपने आप ही। तो सबसे पहला सवाल आता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है या अपृष्यता है, ये जो एबॉलिशन हुआ है ये भारत के किस आर्टिकल के तहत हुआ है, भारत कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो। फिर अगला सवाल आता है कि आर्टिकल 19 के तहत कितने राइट्स ऐसे हैं जो प्रोटेक्ट किए गए हैं, 5, 6, 7, 8। और अगला सवाल आता है थर्ड क्वेश्चन कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट जो हमें मिला हुआ है वो किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है। तो आर्टिकल 20A, आर्टिकल 20B, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 21B। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और बाकी आता है फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो कि बच्चों का जो फैक्ट्रीज़ में जो रोज़गार है उस पर जो प्रोहिबिशन है, उस पर जो बैन है, वो किस फंडामेंटल राइट के तहत आता है। आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 25। तो इन चारों सवालों के जवाब, ये प्रीलिम्स के लिए सवाल हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इनके सवाल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएं और फंडामेंटल राइट से आने वाले जो भी आपके सवाल होंगे एग्जाम में, उनमें से कोई भी मिस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहली बात करें तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, और ये सभी सिटीजन्स को गारंटीड है, यानी कि आपको गारंटी मिलती है कि ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब आपको मिलते हैं, इनका कोई भी हनन नहीं कर सकता। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। यानी कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जेंडर के हों। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फंडामेंटल राइट्स कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सिबल है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अब इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे दो कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी देता है, और दूसरा ये जस्टिसेबल है, यानी कि अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। इन केस ऑफ अ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी इंसान जा सकता है, कोई पर्सन जा सकता है अगर वहाँ पे ये इनका वायलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 आता है। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट है, यानी कि राज्य की परिभाषा है। तो राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि ये बताया गया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन कौन नहीं करेगा, है ना। यानी कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो कौन हमें राइट्स प्रोवाइड कर रहा है और किसके ऊपर हम हमारे राइट्स जो हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो वो जो डेफिनेशन है स्टेट की वो आर्टिकल 12 के अंदर लिखी गई है। तो आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है कि राज्य क्या है। तो आर्टिकल 12 के अंदर कौन आता है, एक तो गवर्नमेंट आती है और पार्लियामेंट आती है भारत की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। फिर जो जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो आती हैं, और जो हर स्टेट का लेजिस्लेचर है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, वो भी स्टेट के अंडर आता है। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, पंचायत है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड है, इनकी जितनी भी सरकारी अथॉरिटीज़ हैं और लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी स्टेट के अंदर आती हैं। और फिर जो दूसरी अथॉरिटीज़ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि दूसरी टेरिटरीज़ जैसे कि PSUs हो गए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस वो भी स्टेट के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 कहता है लॉज इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड, यानी कि वो लॉज, अगर कोई सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को अपमान करने वाला हो, तो वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस ताकत को जुडिशल रिव्यू भी कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं सरकार के द्वारा कोई लॉ बना दिया गया पार्लियामेंट में, या स्टेट के द्वारा कोई लॉ बना दिया गया स्टेट की विधानसभा में, तो कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन उसे चैलेंज कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये इनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये पाती है कि हाँ वो जो लॉ है वो हनन कर रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड किया जा सकता है, यानी कि उसको शून्य किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस ताकत को न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशल रिव्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राइट टू इक्वालिटी। तो समानता का अधिकार देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। तो आर्टिकल 14 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। देखिए जो शैल वर्ड है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है संविधान के अंदर। शैल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक कंपलसरी कंडीशन लगा दी गई है, यानी कि शैल लिखने पे एक कंपल्शन हो गया है राज्य पे कि राज्य जो है शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब समान हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून सबको समान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की टेरिटरी के अंदर। चाहे वो, अब ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ग्राउंड्स हो सकते हैं 5 हैं, RRCSP। तो ये RRCSP क्या है, रिलीजन, रेस या रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस सेक्स से आते हैं, यानी कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरे भारत के अंदर अगर ये 5 चीज़ों में आप हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीज़ों की वजह से आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हों या किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। तो ये आर्टिकल 14 कहता है। फिर आर्टिकल 15 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो आर्टिकल 15 में यही कहा जा रहा है, यानी कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी ग्राउंड पे। जैसे ऊपर वाले में आर्टिकल 14 में तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई थी, और आर्टिकल 15 में कहा गया है कि स्टेट जो है वो किसी भी ग्राउंड में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें नहीं कही गई। ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 16 कहता है कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है सभी नागरिकों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों का, अगर हम सिर्फ आर्टिकल 16 इस तरह से खाली आर्टिकल 16 पढ़ें तो हमको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी में जब इक्वालिटी की बात की जा रही है तो यानी कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का क्लॉज है वो अपने आप में नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बाधित कर रहा है। लेकिन जब अगर हम आर्टिकल 16 के अंदर जाएंगे और आर्टिकल 16 1 2 3 4 इस तरह से क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें फिर उन्होंने ये भी लिख रखा है कि रिजर्वेशंस अलाउड हैं जिससे कि कुछ कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट किया जा सके। तो इस वजह से जो डिबेट उठती है कि जो रिजर्वेशंस हैं वो गलत हैं, तो वो डिबेट अपना आप में एक सही डिबेट है, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन हमें जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट आती है आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। फिर आर्टिकल 18 आता है एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब देखिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करें तो आज़ादी से पहले भारत में जितने भी राजा हुआ करते थे उनको टाइटल्स मिला करते थे, जैसे कि राय बहादुर एक टाइटल मिल गया अंग्रेज़ों के द्वारा, या राजा एक टाइटल मिल गया। तो ये जो टाइटल्स थे ये लोगों के अंदर
असमानता की भावना लाते थे, यानी कि अनइक्वालिटी लाते थे। तो जो नीचे के लोग होते थे उनको तो ये टाइटल नहीं मिलते थे, लेकिन जो बड़े लोग होते थे उनको राय बहादुर, राय दुर्लभ ऐसे करके उनको जो टाइटल्स मिलते थे। इस वजह से समाज के अंदर जो असमानता आती थी उसको ख़त्म करने के लिए टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर हम मिलिट्री टाइटल्स देखें या एकेडमिक टाइटल्स देखें, मान लेते हैं अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये अपने आप में एक एकेडमिक टाइटल हो गया। अगर हम मिलिट्री टाइटल्स देखें तो मान लेते हैं कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, तो हम नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर हुए हैं ब्रिगेडियर के नाम से, उन्होंने रोल भी प्ले किया है राजकुमार ने, तो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का। तो वो जो ब्रिगेडियर नाम के आगे जो लगाया जाता है तो वो अपने आप में एक मिलिट्री टाइटल है। तो उनके लिए एक्सेप्टेंस है कि वे दोनों यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक्स में और मिलिट्री में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और तरह के जो टाइटल्स हैं भारत के अंदर वो अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम की। अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम 19 से स्टार्ट है। तो आर्टिकल 19 कहता है कि राइट प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम। आप देखिए 6 अधिकार दिए गए हैं, उन 6 अधिकारों में किस किस चीज़ की फ्रीडम मिलती है हमें? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी कि भाषण की और अभिव्यक्ति की, यानी कि जो अखबार छपते हैं तो आर्टिकल 19 के तहत ही अखबार छप सकते हैं, क्योंकि अखबार जो छपने की जो हमारे पास फंडामेंटल पावर जो मिल रही है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन से मिल रही है। नेक्स्ट आता है असेंबली से, यानी कि जो भी हम सभा करते हैं, सभा करने के लिए भी आपको अधिकार दिया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उस टाइम पे यही बात थी कि आपको सभा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपको सभा करने की सभा आपने करी, तो उसके लिए जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चलाई। तो अब जब भारत आज़ाद हुआ तो ये आपको परमिशन मिली कि ये आपको हक मिला कि आप जो हैं कानूनन रूप से, संविधान के रूप से सभा कर सकते हो। जलियांवाला बाग जैसा केस बाद में आज़ादी के बाद नहीं होना चाहिए। फिर एसोसिएशन आप बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, मूवमेंट चला सकते हो, रेसिडेंस यानी कि आप कहीं पे भी रह सकते हो पूरे भारत में, और प्रोफेशन, और आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि जो अपराध हैं उसके लिए आपको संरक्षण दिया जाता है। यानी कि जैसे कि आपको एक तो कोई भी आपको कह सकते हैं कि एनफोर्स नहीं कर सकता कोई भी कि आप जो हैं अपने लिए कोई भी केस लेके आए हैं, प्रूफ करें उस पर कि आप कन्विक्ट हैं या नहीं। ना ही आपको किसी भी दंड के लिए 2 बार आपको सज़ा मिल सकती है। तो ये जब हम आर्टिकल 20 के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही चीज़ें निकल के आती हैं। आर्टिकल 21 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है बहुत ही ज़्यादा वाइड एनकम्पासिंग राइट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें निहित हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाल दी गई है। आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है उसको जो फंडामेंटल राइट बनाया गया तो वो आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में आपको अरेस्ट होने से या डिटेंशन होने से, यानी कि गिरफ्तारी से या नज़रबंदी से आपको बचाने के लिए जो कुछ हक दिए गए हैं वो आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। अगर हम बात करें, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार की अगर हम बात करें, तो उसके तहत 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 सबसे पहले कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव के ऊपर यानी कि मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध करने की बात की जा रही है कि आप किसी से भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। और आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, यानी कि फैक्ट्रीज़ में आप बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप वहाँ पर जो हज़ार्डियस केमिकल फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो खतरनाक फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है हाल ही में भारत में कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, अलग अलग समुदाय में जो बातें चल रही हैं, तो वहाँ पे जो रिलीजन के ऊपर जो फ्रीडम है उससे सवाल बनना बहुत ज़्यादा लाजमी है आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। तो आर्टिकल 25 देखते हैं, तो सबसे पहला जो अनुच्छेद 25 कहता है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कंसाइंस है आपके पास, फ्री प्रोफेशन है, आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, अपने धर्म को उजागर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि भारत में आप अपने धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं अपने धर्म का। तो ये अधिकार सभी धर्मों को मिला हुआ है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक धर्म को मिला हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, धार्मिक मामले हैं, उनको आप मैनेजमेंट कर सकते हो। यानी कि जो हम टेम्पल ट्रस्ट्स वगैरह बनाते हैं तो वो चीज़ें जो बनती हैं
या वक्फ बोर्ड जो बनते हैं, तो आप अपने रिलीजियस अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। इस वजह से आर्टिकल 26 की वजह से आपको ये पावर मिलती है। फिर आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो फ्रीडम मिली हुई है ये भी आर्टिकल 27 के साथ मिली है, यानी कि फंडामेंटल राइट है ये भी। और आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि आपको ये भी कहा जा रहा है आर्टिकल 28 में कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, या अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस से दी जाएंगी। तो यानी कि जो वर्शिप है, यानी कि रिलीजियस वर्शिप जो है कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो प्रोहिबिटेड हैं, कि वहाँ पे आपको कोई भी कोर्स नहीं कर सकता, आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो गॉड्स हैं या जो उनकी मान्यताएं हैं उनकी आपको पूजा करनी होगी। ऐसा कभी भी आपके ऊपर जो बंदिश है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसके तहत है। तो सबसे पहले आर्टिकल 29 आता है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहा जा रहा है आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में कहा जा रहा है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर हम देखते हैं कि जो कुछ माइनॉरिटीज़ कॉलेज बनते हैं, जिस तरह से कि जैन एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत में, तो उनके ऊपर जो उनके जो कॉलेजेस बनते हैं, या क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो क्रिश्चियन कॉलेजेस या क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, तो वहाँ पे ये जो हक मिला है कि क्रिश्चियन हुए, जैन्स हुए, तो ये जो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये हक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30 के तहत। कुछ आर्टिकल 30 के तहत फिर ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनके द्वारा बनाए जाते हैं, इनको एडमिनिस्टर करने की पावर भी इनको दी गई है, यानी कि ये अपने कुछ अलग रूल्स भी इन इंस्टीट्यूशंस में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि मेजर कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी रूल्स वे वो वाले अपनाएं, वो कुछ अपने प्राइवेट रूल्स भी अपना सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर मिली हुई है, फंडामेंटल राइट है उनका, कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, यानी कि अपने शैक्षणिक संस्थान को खुद से एडमिनिस्टर, यानी कि स्थापना और प्रशासन खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30 के बाद आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 31 यहाँ पे नहीं आता। आर्टिकल 31 इसलिए नहीं आता क्योंकि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी का हुआ करता था। जो राइट टू प्रॉपर्टी जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पे फंडामेंटल राइट बनाया गया था, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसको एक अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट बना दिया गया। तो वो आर्टिकल 300A के अंदर आता है। तो आर्टिकल 31 अब यहाँ से हटा दिया गया है, तो आर्टिकल 32 आता है, और आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी कि जो अब ये हमने 12 से लेके या 14 से लेके हमने जो 30 तक पढ़े, इसमें अगर 14 से लेके 30 तक मान लेते हैं कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो अभी तक हमको ये नहीं बताया गया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो आपके पास ताकत कहाँ है कि आप कोर्ट में जाएं। कि 12 से लेके 12 में स्टेट बता दिया गया कि कौन कौन से स्टेट हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फंडामेंटल राइट देने के लिए बाध्य हैं। 13 में बता दिया गया कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट की, अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन आपके पास ताकत क्या है कि आप कोर्ट में जाएं, तो वो ताकत को बताने के लिए आर्टिकल 32 लाया गया है। तो आर्टिकल 32 कहता है कि इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो एक जो पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 के तहत, जिससे कि उसको जस्टिस मिल सके। तो न्याय पाने के लिए वो सीधे सीधे आर्टिकल 32 प्रोवाइड करती है पावर कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 प्रोवाइड करती है पावर कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके तहत 5 रिट्स बनाई गई हैं, तो उन रिट्स को आप लगा सकते हैं। एक तो आती है हिबीस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षण। हिबीस कॉर्पस का मतलब ये है कि अगर आपको किसी पर्सन ने अनलॉफुली डिटेंड कर लिया, यानी कि पकड़ लिया, तो कोर्ट यहाँ पे एक, मान लेते हैं हिबीस कॉर्पस का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर किसी पर्सन ने आपको इलीगली आपको कैप्चर कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था वो आपका हनन हो गया उसका। तो अगर कोई पर्सन चाहे तो आपके जानकार हिबीस कॉर्पस इस पे लगा सकते हैं कि कोर्ट यहाँ पे ये कहेगी पुलिस को कि आप इस पर्सन की बॉडी को यहाँ पे पेश करें। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो जिंदा हो या मरदा हो वो तो अलग चीज़ आती है, लेकिन ये है कि वो बॉडी को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, यानी कि पुलिस के ऊपर ड्यूटी आ जाएगी कि वो आपको ढूंढे। फिर सर्श्योररी का मतलब है वही सर्टिफाई की, इसको सर्टिफाई करने की बात की जा रही है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि अगर कोर्ट प्रोहिबिट कर देती है कि ये काम नहीं हो सकता, तो वो प्रोहिबिशन के लिए कोर्ट जो है प्रोहिबिट का रिट दे सकती है। फिर मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, कि अगर मैंडेमस करना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम कमांड करते हैं कि आप इस तरह से करें, तो उस अथॉरिटी को इस तरह से करना पड़ेगा। और को वारंटो का मतलब है ऑन हुज वारंट, कि अगर कोई पर्सन कहीं पे एम्प्लॉयड है
तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आपके पास क्या वारंट है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर आपको जॉब लेनी थी और आपकी जगह किसी और पर्सन ने जॉब ले ली, जबकि आपको पता है कि वो उसने इलीगली जॉब ली है, तो वहाँ पर आप कोर्ट में जाके ये पूछ सकते हैं कि ये किस बिहाफ पे, किस चीज़ के वारंट पे यहाँ पे ये जॉब कर रहा है, तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 33 आता है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज दैट वुड रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस। अब आर्टिकल 30, अब वैसे तो जो इंडियन आर्मी के लोग हैं या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो सब भी भारतीय हैं, तो उन सब के पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन आर्टिकल 33 के पास, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकता है जिससे कि जो आर्मी के लोग हैं या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स कम मिलें या हम उनसे कुछ फंडामेंटल राइट्स छीन लें। तो ये जो पावर मिलती है पार्लियामेंट को वो आर्टिकल 33 के तहत मिलती है। फिर आर्टिकल 34 प्रोवाइड करता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन्फोर्सिंग लॉ। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, यानी कि कुछ रुकावटें हो सकती हैं, प्रतिबंध हो सकता है। कब? जब किसी जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ हो। मार्शल लॉ देखा जाए तो संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, कि अगर कहीं पे मिलिट्री रूल चल रहा है या कहीं पे एफ्स्पा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो लगा हुआ है या स्पेशल पावर्स एक्ट जो लगा हुआ है, अगर एफ्स्पा लगा हुआ है या मार्शल लॉ लगा हुआ है कहीं पे, तो वहाँ पर कुछ लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो ताकत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोग भी जा सकते हैं फिर कोर्ट में, वो लोग कहेंगे कि वहाँ पे आपने मार्शल लॉ लगा दिया या एफ्स्पा लगा दिया और आप हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हनन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग केसेस लेके ना जाएं। इस वजह से आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अगर कभी देश के अंदर मिलिट्री रूल लगाने की ज़रूरत आई तो। फिर आर्टिकल 35 आता है कि इट लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल ओनली वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 35 ये भी पावर देता है फिर कि कुछ भी जो फंडामेंटल राइट्स बनाने हैं या उनमें कुछ भी सर्टेन चेंजेस अगर करने हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो वो जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ये आर्टिकल 35 इसलिए सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि आर्टिकल 35 की वजह से अगर हर स्टेट अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस करने लगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फंडामेंटल राइट्स चेंज हो जाएंगे। तो पूरे देश में एक समानता बनी रहे, पूरे देश में एक जैसा कानून बना रहे, तो इसलिए ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि अगर पार्लियामेंट कुछ भी चेंजेस करता है तो पूरे भारतवर्ष पे एप्लीकेबल होगा, ना कि किसी एक दो राज्य पे। तो ये थे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स थे। अब इनके बेसिस पे जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला सवाल हमने पूछा था कि जो एबॉलिशन है अनटचेबिलिटी का वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो ये आर्टिकल 17 के तहत आता है। आर्टिकल 19 में कितने राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, तो 6 राइट प्रोटेक्टेड हैं, चाहे वो प्रोफेशन का हो, असेंबली का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो सब हमने पढ़ लिए। फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, ये आर्टिकल 21A के तहत है। और जो बच्चों को कहा गया है कि उनको जो कारखानों में उनके ऊपर रोक रहेगी, वो आर्टिकल 24 के तहत है। मेंस के लिए अगर इससे सवाल बनता है तो मेंस के लिए इससे क्या सवाल बन सकता है, कोई भी आपसे सवाल पूछा सकता है कि वाट आर फंडामेंटल राइट्स की वेरियस फंडामेंटल राइट्स की विभिन्न मौलिक अधिकार क्या हैं, हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस फॉर एन इंडिविजुअल, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उस पर्सन के लिए इन फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस होगी या क्या सिग्निफिकेंस होगी, उसको आप बताइए, यानी कि उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये इससे मेंस का सवाल बन सकता है। तो अगर आपको यही ऐसे मेंस के क्वेश्चंस करने हैं और इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं जो आगे चल के आपको मेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, उसमें भी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल। तो ये सब था फंडामेंटल राइट्स से, तो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स से। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर जो भी आपके डाउट्स आते हैं तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को केटर कर सकूं, और जो भी आपकी डिमांड है किसी भी वीडियो की तो वो भी मैं उसको बना सकूं। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।